Jai Hind to all of you. Welcome to our observance of the World's Menopause Day. My name is Vanshika Rawat. And my name is Neha Jain. We are excited to come together today to raise the awareness and support for women experiencing menopause. रजो निवृत्ति का अनुभव। यह कार्यक्रम महिला स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों, छात्राओं, महिला कर्मचारियों और किसी भी महिला स्वास्थ्य में रुचि रखने वाले लोगों का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। This program is conducted under the guidance of the chairperson Dr. Anjali Khare Ma'am, Women Empowerment Committee, in collaboration with the OBS and the Gynae Department, Subharti Medical College, SVSU, and the event coordinator is Dr. Rakhi Kumari Ma'am. Now, I invite our chief guest Dr. Smriti Gupta Ma'am for the traditional ceremonial garment Angavastra symbolizing strength and protection and planto. And to present this, I would like to invite our chairperson Dr. Anjali Khare Ma'am. हार्मोन थेरेपी सहित नवीनतम अनुसंधान और उपचार विकल्पों के बारे में चर्चा करना और स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार के लिए स्थायी नई सेवाओं और सहायता समूहों की खोज करना है। Dr. Fareen Fatima Ma'am is specialist in obstetrics and gynecology with 3 years of practice in women's health care. She had earned her MBBS degree from the West Bengal University of the Health Sciences and MS degree from the Jabalpur University. She have a keen interest in geriatric gynecology, laparoscopic surgeries and gynecology. In addition to clinical duties, her hobbies include dancing, poetry and philosophical literature. Now, I invite her to share her opinion. Good afternoon and Jai Hind to everyone. तो आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं, ये बहुत ही कॉमन विषय है और इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं। हम इसे कहते हैं मेनोपॉज। हिंदी में हम कहते हैं इसे रजो निवृत्ति। मेनोपॉज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसका संबंध हर महिला के जीवन से होता है और यह बहुत ही प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हर महिला के जीवन में एक नया चरण लेकर आती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी भारत की पॉपुलेशन कितनी है, जो कि आज 1 बिलियन मार्क क्रॉस कर चुकी है, जिसमें कम से कम 71 मिलियन पीपल आर ओवर द एज ऑफ 60 ईयर्स और इसमें मेनोपॉजल वुमेन की संख्या होती है 43 मिलियन और बाय द ईयर 2026 ये संख्या 103 मिलियन पहुंच जाएगी। तो हम इन संख्याओं से ये बता सकते हैं कि ये बहुत ही कॉमन चीज़ है और हम फ्यूचर में कितनी पोस्ट मेनोपॉजल या मेनोपॉजल विमेन से डील करने वाले हैं। एवरेज एज ऑफ अ मेनोपॉज इज़ 46.2 ईयर्स विथ एन एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ 71 ईयर्स। हम जब मेनोपॉज की एज में पहुंचते हैं तब हम जो है अपनी सारी पारिवारिक जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनसे फ्री हो जाते हैं। अब ये टाइम बहुत ही क्रूशियल होता है हमारे लिए जब हम अपने बारे में सोचें, अपनी हॉबीज़ डेवलप करें, अपनी करियर को लेकर आगे बढ़ें। और जब मेनोपॉज की समस्याएं आ जाती है तो हम बिल्कुल भी ना चाहेंगे कि ये समस्याएं जो हैं हमारी प्रोडक्टिव लाइफ को किसी भी तरह से हार्म करें। तो ये जो है मेनोपॉज हम ये कोशिश करना चाहते हैं कि ये जो है महिलाओं के लिए एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस रहे। दीज आर द विमेन्स हु आर नॉट रिप्रोडक्टिव बट श्योरली प्रोडक्टिव फॉर आवर सोसाइटी। मेनोपॉज को हम डिफाइन कैसे करते हैं? ये एक रेट्रोस्पेक्टिव डायग्नोसिस होता है। रेट्रोस्पेक्टिव डायग्नोसिस का अर्थ ये है कि ये जो है जब महिला को 12 महीने तक पीरियड्स नहीं होते हैं, मतलब माहवारी नहीं होती है, तो हम उन महिलाओं को बोलते हैं कि वो जो है मेनोपॉज अटेन कर चुकी है। अब मेनोपॉज का मेन कारण क्या होता है? पहला होता है डिप्लीशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। डिप्लीशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स का मतलब होता है एक महिला जब जन्म लेती है तो उसके ओवेरी में एक लिमिटेड नंबर ऑफ फॉलिकल्स होते हैं जो एज के साथ साथ कम होते जाते हैं। तो जब एक ऐसी एज पहुंच जाती है जब फॉलिकल्स एकदम कम हो जाते हैं तब हम उस टाइम को बोलते हैं मेनोपॉज। या फिर ओवरी में सिर्फ फॉलिकल्स का कम नहीं होना, ओवेरियन हॉर्मोन्स का कम भी होना
मेनोपॉज का एक कारण हो सकता है। मेनोपॉज डायग्नोज करने के लिए हमें अलग से किसी जांच करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई महिला हमारे पास आती है जिन्हें 12 महीने तक किसी भी तरह की माहवारी नहीं हुई है, तो हम उन्हें मेनोपॉजल डिक्लेयर कर देते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे मेनोपॉज के लक्षणों के बारे में। मेनोपॉज के कुछ बेसिक लक्षण होते हैं जो महिलाओं में देखे जाते हैं, जैसे चिड़चिड़ापन, भूलना, डिप्रेशन, एंजाइटी, मूड स्विंग्स, अचानक गर्मी लगना यानी हॉट फ्लशेस, किसी काम में मन ना लगना, चेहरे पे अनचाहे बाल उगना, स्किन डिजीजेस, वेजाइनल ड्राइनेस, सोने में दिक्कत, सर दर्द, वज़न बढ़ना, जोड़ों में दर्द, आँखों में तकलीफ और बालों का झड़ना। अब जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि मेनोपॉज का एक कारण होता है ओवेरियन हार्मोन्स का कम होना, और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ओवेरियन हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन में से एक होता है ईस्ट्रोजन। ये ईस्ट्रोजन हमारी बॉडी में डिफरेंट जगह पे काम करता है, जैसे कि दिमाग, ब्रेन, लंग्स, ब्रेस्ट, कोलोन, लिवर, यूटरस और बोन्स, है ना। तो अगर ईस्ट्रोजन की कमी होती है तो हमें जो सिम्टम्स दिखेंगे वो हर तरह के दिखेंगे, जो कि हम अप्रिशिएट करते हैं एक मेनोपॉजल वीमेन में। अब हम डिस्कस करने वाले हैं मेनोपॉजल हार्मोनल थेरेपी के बारे में। इसके बारे में काफ़ी स्टडीज़ हो चुकी हैं, जैसे WHI, डोप्स, कीप्स, एलाइट ट्रायल, जो कि इस थेरेपी को आगे बढ़ाती हैं। मेनोपॉजल हार्मोन थेरेपी हम हॉट फ्लशेस के लिए दे सकते हैं, यूरोजेनिटल सिंड्रोम्स के लिए दे सकते हैं, जैसे कि वेजाइनल ड्राइनेस, और ईस्ट्रोजन इज़ द बेस्ट पॉसिबल एजेंट known for prevention of osteoporosis and the reduction of fracture, and there is no controversy regarding this. इससे ज़्यादा ईस्ट्रोजन के अलावा हम ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्ट्रॉन दे सकते हैं, टिश्यू स्पेसिफिक ईस्ट्रोजन्स दे सकते हैं और एंड्रोजन्स दे सकते हैं। ईस्ट्रोजन भी हम कई तरीके से दे सकते हैं, जो कि ओरल टैबलेट्स में अवेलेबल है, वेजाइनल इंजेक्टेबल्स अवेलेबल है, स्प्रेस अवेलेबल है, पैचेस और वेजाइनल रिंग्स। इसे हम कहते हैं डिज़ाइनर ट्रीटमेंट। जैसे हमारे पास कोई महिला आती है जिन्हें मेनोपॉजल सिम्टम्स हो रहे हैं, अब जैसे उन्हें स्पेसिफिक सिम्टम्स होता है वेजाइनल ड्राइनेस का, तो हम उन्हें स्पेसिफिक वेजाइनल पैचेस, वेजाइनल इंजेक्टेबल्स और वेजाइनल रिंग्स दे सकते हैं। मूड स्विंग्स के लिए हमें उन्हें ओरल टैबलेट्स दे सकते हैं। हमारे पास मरीज़ किस तरह के आ सकते हैं? पहले, एक हेल्दी वुमेन जिन्हें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरी, हेल्दी वुमेन विथ रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स का मतलब होता है कि उन्हें पहले हाई BP की शिकायत हो सकती है, या उन्हें नॉन हाई शुगर की शिकायत हो सकती है। हेल्दी वीमेन विथ सम सिम्टम्स, जिन लक्षणों के बारे में हमने बात किया है, या फिर विमेन विथ सम कोमॉर्बिडिटी विथ सिम्टम्स, ऐसी महिलाएं जिन्हें पहले से किसी चीज़ की शिकायत भी रही हो, जिन्हें पहले किसी तरह का मेडिकल डिसऑर्डर भी रहा हो, और उन्हें अब जो है मेनोपॉजल सिम्टम्स भी आ रहे हैं। तो जब भी ऐसी महिलाएं हमारे पास आती हैं जिन्हें इस तरह के सिम्टम्स होते हैं मेनोपॉज के, तो हमें बिल्कुल भी उन्हें जाने नहीं देना चाहिए, हमें उनकी सारी जांचें करानी चाहिए। मेनोपॉज को डायग्नोस करने के लिए हमें किसी स्पेसिफिक जांच कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी भी हमारे पास कोई महिलाएं आती हैं मेनोपॉज की एज में जिन्हें इन तरह के सिम्टम्स होते हैं, जैसे वेजाइनल ड्राइनेस, हॉट फ्लशेस एक्सेट्रा, तो हम जो है कोशिश करते हैं कि उनकी ये सारी जाँचें करा लें, जैसे कि हीमोग्लोबिन, लिपिड प्रोफाइल, ब्लड शुगर प्रोफाइल, अल्ट्रासाउंड और मैमोग्राफी। मेनोपॉजल हार्मोन थेरेपी बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है वेसोमोटर सिम्टम्स के लिए। वेसोमोटर सिम्टम्स का मतलब होता है हॉट फ्लशेस, वेजाइनल ड्राइनेस, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, और ये बहुत इफेक्टिव होता है अगर हम इसे 60 साल से पहले शुरू करें, या अगर मेनोपॉज हो रहा है और मेनोपॉज के 10 साल के अंदर हमने इस थेरेपी को शुरू किया है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ओस्टियोपोरोसिस के लिए मेनोपॉजल हार्मोन थेरेपी बहुत ही इफेक्टिव है। अब हम मेनोपॉज में अपनी डाइट का ध्यान कैसे रखें? हमें दिन में 2 से 4 बार कैल्शियम युक्त चीज़ें खानी चाहिए, जिसमें कम से कम हर रोज़ हमें 1200 मिलीग्राम कैल्शियम मिले। हमें आयरन रिच डाइट भी लेनी चाहिए। हमें फाइटो ईस्ट्रोजन लेनी चाहिए, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ आपको कि ईस्ट्रोजन की कमी होती है, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें जितना नेचुरल वेज में अपना ईस्ट्रोजन बढ़ा हम पाएँ, हम उतना ज़्यादा ईस्ट्रोजन लें। और हमें फाइटो ईस्ट्रोजन कैसे मिलेंगे? गाजर, बीन्स, मटर, मूंगफली, ब्रोकली इत्यादि।
हमें फाइबर रिच डाइट लेनी चाहिए जिसमें फल, सब्जियां, अनार ऐसी चीज़ें आती हैं। और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कम से कम हमें रोज़ 2 कटोरी फल और 2 कटोरी सब्जी हम खाएं। अब हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी को 2 चीज़ों में डिवाइड करते हैं। एक वो महिलाएं जिनका यूट्रस नहीं होता है, जिन कारणवश हम यूट्रस निकाल देते हैं सर्जरी द्वारा, या फिर उन महिलाएं जिनके पास यूट्रस है। तो जिनके पास यूट्रस नहीं है सर्जरी के द्वारा, हम उन्हें जो है कंटिन्यूस ईस्ट्रोजन थेरेपी ही उनके लिए काफ़ी होती है। लेकिन अगर जिनके पास यूट्रस है तो हम उन्हें ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन की थेरेपी देते हैं। क्यों? ईस्ट्रोजन तो हम देंगे ही ताकि मेनोपॉजल सिम्टम्स कम हो। प्रोजेस्टेरॉन जो है ईस्ट्रोजन का एक साइड इफ़ेक्ट होता है कि वो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा कराता है। तो प्रोजेस्टेरॉन जो है हम ईस्ट्रोजन की ब्लीडिंग को कम करने के लिए देते हैं। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो हम मेनोपॉजल वीमेन में दे सकते हैं, एक तो है योगा, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिसमें डाइट मॉडिफिकेशन आती है, और दूसरा फाइटो ईस्ट्रोजन जैसे सोया एक्सट्रैक्ट्स और ब्लैक कोहोश। मेनोपॉज वह स्थिति है जब महिलाओं में मानसिक धर्म जो है स्थायी रूप से बंद हो जाते हैं। तो हमें एज ए डॉक्टर, एज अ गायनोकोलॉजिस्ट, एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ साइकेट्रिस्ट, हमें अपनी सोसाइटी की महिलाओं को ये बताना चाहिए कि मेनोपॉज बहुत बुरी बात नहीं है। हम इसे डिस्कस कर सकते हैं ताकि वो अपनी लाइफ, जो प्रोडक्टिव लाइफ है, वो आगे बढ़ा पाएँ और ग्रेसफुली एज कर सके और अपनी लाइफ इंजॉय कर सके टू द फुलेस्ट। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, ज़िंदगी की कई उड़ानें अभी बाकी हैं, ज़िंदगी की कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। तो हमें एज ए परिवार और एज ए समाज महिलाओं के समर्थन में आना चाहिए और इस चरण को, ताकि वो सफलतापूर्वक इस चरण को फेस कर पाएँ, हमें कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू। Dr. Smriti Gupta ma'am is a professor and HOD in Subharti Medical College. She had done the MBBS from the WIMS Bareilly, DNB from the Holy Family Hospital, New Delhi. She had published numerous national and international papers. She is a reviewer in national and international journals, guide and co-guide of postgraduates, NAC and NABH coordinator. She had appeared on radio talk shows and published numerous articles in newspapers and magazines. She has interest in high-risk pregnancy. Now, I would like to invite her to interact with the attendees in an open forum. नमस्ते। आई थिंक हम सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। डॉक्टर स्मृति गुप्ता, गायनी डिपार्टमेंट में। आज हम लोग कर रहे हैं वर्ल्ड मीनोपॉज डे। ठीक है, आवाज़ आ रही है? आज हम लोग कर रहे हैं वर्ल्ड मीनोपॉज डे, है ना। अगर किसी को डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चन सवाल पूछना चाहते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं। स्टार्टिंग में मैं आपको कुछ वैसी चीज़ें बता देती हूँ जो कि हम लोग एकदम से मैं बोलूँगी क्वेश्चंस पूछो, कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछेगा ना। तो आप लोगों के डाउट्स क्लैरिफाई करने के लिए, आप लोगों के हिचक हटाने के लिए मैं कुछ चीज़ें अपनी तरफ से बता देती हूँ। अब कोई भी ये कहेगा ना कि फालतू की चोचलेबाजी क्या करनी शुरू कर दी है, भाई ये क्या मतलब है वर्ल्ड मीनोपॉज डे। पहले ज़मानों में अगर आप देखोगे 1930s के आसपास औरतों की उम्र ही 30 साल की होती थी, लाइफ स्पैन ही उतना होता था। बंदे 30-35 साल में भगवान जी के पास निकल लेते थे। आज की डेट में लेडीज़ की उम्र 70, 80, 90 आराम तक पहुंच रही है। ठीक है, इससे पहले भी हो रहा था, धीरे धीरे वो 40 पे आई, 50 पे आई, 60 पे आई। मीनोपॉज 40-45 की एज में हो जाता है। यूजुअली पहले होता था जैसे ही मीनोपॉज हुआ यानी कि भगवान जी के पास जाने का टाइम आने वाला है। अब वो नहीं है, अब ऐसा कुछ नहीं बता है। अब हम लेडीज़ को क्वालिफ़िकेशन है 60 की उम्र में 60 जाने की। ठीक है, फिर वो वाले भी एज आई थी 60 आ गई। क्यों 60 आ गई? मीनोपॉज हो गया ना, इसलिए 60 आ गई। हमने 60 की उम्र भी पार कर दी, अब हम 80s और 90s में आ गए हैं। अब अगर आप देखो 45 साल की उम्र में आपका मीनोपॉज हो रहा है, पर आप जीवित रह रहे हो 90 साल तक। तो ज़िंदगी की आधी उम्र अभी आपकी बाकी है मीनोपॉज। अब जब इतनी सारी लेडीज़ को मीनोपॉज हो रहा है और इतनी उम्र जीनी है अभी हमें, तो आपको प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि हम कहते हैं कि बीमारी नहीं है, लेकिन आपकी उम्र के जिस पड़ाव में हो उसकी वजह से परेशानी है।
पर इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि परेशानी झेलते रहो, कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो उस चीज़ को अवेयर करने के लिए वर्ल्ड मीनोपॉज डे बनाते हैं, सो दैट सबको लगे हाँ जी एक मीनोपॉज एक कोई चीज़ है, मीनोपॉज की उम्र में या उम्र के साथ दिक्कतें होना नॉर्मल चीज़ है, लेकिन उसका सॉल्यूशन है। इसका ये मतलब नहीं है कि ज़िंदगी ऐसे रो धो के ही काटनी है, ठीक है। सो अब जो कॉमन क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि भाई मीनोपॉज तो सडन होता है ना, अचानक से महीना आना बंद हो गया, और जब महीना आना बंद हो गया तब हम उसको मीनोपॉज मानेंगे। डॉक्टर साहब ने हमें बताया महीना आना 1 साल तक जब बंद रहेगा हम उसको मीनोपॉज मानेंगे। बट हम ये नहीं समझ रहे हैं मीनोपॉज एक पॉइंट नहीं है कि जनवरी में मीनोपॉज हो गया, ऐसे नहीं होता है। आपकी ज़िंदगी के उस पड़ाव में इट इज़ ऑलमोस्ट 10 साल तक ये चीज़ चलती है। धीरे 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 आपकी बॉडी में चेंजेस हो रहे होते हैं। आपको माहवारी की कोई दिक्कत भी नहीं हो रही होगी, लेकिन आपकी बॉडी के हार्मोन्स में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। दी लास्ट होता है कि आपका माहवारी आनी बंद हो गई, आपको सिम्टम्स दिक्कतें उससे पहले से आनी शुरू हो जाएंगी। जितनी भी यहाँ पे लेडीज़ 35 के ऊपर हैं, सबको कमर दर्द होता है कि नहीं होता है? मेरे को भी होता है। सबको चिड़चिड़ापन होता है कि नहीं होता है? हम लोग कहते हैं बच्चे पढ़ाई नहीं करते इसलिए चिड़चिड़ापन होता है, उससे भी होता है। मुझे तो पीजी की पढ़ाई ना करने से भी होता है, लेकिन होता है। कमर दर्द हो रही है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, चेहरे पे गर्मी लग रही है, नींद प्रॉपर नहीं आ रही है, रात को देर सोए सुबह फिर भी आँख खुल गई। हम कहते हैं ये हमारी आदत हो गई है। बट आपकी बॉडी में अभी से जो चेंजेस हो रहे हैं, अगले 10 साल में 15 साल में जाके आपको मीनोपॉज होगा। तो इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 45 से लेके 52 की एज तक में मीनोपॉज हो जाता है। 52 के बाद भी किसी को महीना आए तो हम कहते हैं भैया कुछ गड़बड़ है, टेस्ट कराओ इसके हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं हो रहा है? तो 52 की एज के बाद अगर महीना आ रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या तो आधार कार्ड पे डेट गलत लिखी है, या अगर डेट सही है तो फिर टेस्ट कराओ, ठीक है। तो हमें एक तो वो चीज़, दूसरा आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग हार्मोन्स में कह रहे हैं चेंजेस हो रहे हैं। जब आपका माहवारी सडनली बंद नहीं होगी, पहले 2-2 महीने में आ रही है, 3-3 महीने में आ रही है, 4 महीने में आ रही है, फिर होता है कि 1 साल में नहीं आई, तो हम लोग टेक्निकली मेडिकली एज डॉक्टर्स कहते हैं कि 1 साल तक महीना नहीं आया, अब आपका मीनोपॉज हो गया। पर ये नहीं है कि वो जब महीना नहीं आना ही जीवन का वो नहीं है, उसके बाद भी आपकी बॉडी में चेंजेस हो रहे होते हैं अगले 5-6 साल तक के लिए भी। अब क्या होता है, जैसे कि मैडम ने हमें बताया कि ईस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है जो कि हमारी ओवरी बनाती है। हमारी बॉडी, हर लेडी की बॉडी बनी ही ऐसी है कुदरती रूप से कि ईस्ट्रोजन के बिना काम करना दिक्कत है। ईस्ट्रोजन हमारी शरीर की हर रिक्वायरमेंट का हिस्सा बन चुकी है। ईस्ट्रोजन ऐसा ज़रूरी नहीं है, आदमियों में ईस्ट्रोजन बहुत नाम मात्र का होता है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बट हमारी बॉडी में हड्डियों में जो हमने कैल्शियम खाया ना, वो कैल्शियम हड्डियों में लगे, उसके लिए भी हमें ईस्ट्रोजन चाहिए। हमारे को हार्ट अटैक के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि हमारे पास ईस्ट्रोजन है। लेकिन जब मीनोपॉज हुआ, ईस्ट्रोजन हटा, तो हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होंगी और ज़्यादा स्पीड से कमज़ोर होंगी, हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा स्पीड से बढ़ेंगे, हमारी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो इस फेस में हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे लाइफ में। इसलिए डॉक्टर साहब ने बोला कि मीनोपॉज हो गया कि नहीं हो गया उसके लिए हमें कोई टेस्ट नहीं कराना है, पर जब भी कोई मीनोपॉज वाली लेडी हमारे पास किसी भी कारणवश आए, उसके हम सारे चेकअप करा लें कि कहीं कोई बीमारी के लक्षण शुरू तो नहीं हो गए, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। तो मैडम ने बताया हमें लिपिड प्रोफाइल करानी है, मैमोग्राफी करानी है, जो कि फ़िलहाल अस्पताल में डिस्काउंटेड रेट्स पे हो रही है, वो करवानी है, कैल्शियम खाना है, ब्लड शुगर टेस्ट कराने हैं, राइट, टेस्टिंग करा लेनी है, क्योंकि अब सैडली मीनोपॉज के बाद आप आदमियों जैसे हो गए हो। जितनी बीमारी आदमियों को हो सकती है ना, अब हमें भी हो सकती है, मतलब थोड़ा सा हमारी डिग्रेडेशन हो गई है ना, तो हमें उसके लिए ध्यान रखना है। प्रॉब्लम क्या कहते हैं? कमर दर्द, सबसे कॉमन प्रॉब्लम कमर दर्द। क्यों? आपके शरीर में से कैल्शियम निकलना सबसे पहले रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है। बहुत सारा कैल्शियम तो बच्चे ले गए जब पेट में थे, इतना सारा कैल्शियम आपके शरीर का सोख लिया, फिर आप लोगों ने दूध पिलाया, वो कैल्शियम आपके शरीर से चला गया,
उसके बाद मीनोपॉज आ गया तो कैल्शियम वापस डिपॉजिट नहीं हो पा रहा, हड्डियों में लग नहीं पा रहा है। तो ऑल द मोर रीज़न हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। इसीलिए 35 साल के बाद आपको दूध, दही, पनीर ये खाना है, कैल्शियम की गोली खानी है। हम लोग तब करते नहीं, बच्चे को हिला दो, बच्चे को पिला दो, घर वाले पी ले, हम चाय में काम चला लेंगे। वहाँ हम गलत हो रहे हैं, क्योंकि हम सोच रहे हैं मीनोपॉज 1 साल का महीना बंद होने पे होगा। यस, कॉमन परेशानियाँ जो मरीज़ मुझसे पूछते हैं, एक, मीनोपॉज की दिक्कत होती क्या है, एग्जैक्टली हमें पता क्या चले जिसको हम कहें कि ये मीनोपॉज के सिम्टम्स हैं। कमर दर्द, चिड़चिड़ापन, सबसे कॉमन चीज़ लोग कहते हैं चेहरे पे अचानक से गर्मी लगती है और अचानक से ठंडी लगती है, अचानक से पसीने आने लग जाते हैं। घर में सबको सर्दी के मौसम में सर्दी लग रही है और मेरे को बुरे हाल गर्मी लग के पसीने आ रहे हैं। ज़रा सा पंखा बंद किया, पसीने में तरबतर हो गए, जबकि और किसी की ऐसी हालत नहीं है घर पे। ये सारे मीनोपॉज के सिम्टम्स हैं। आपको नींद, सोते सोते में आँख खुल जाना, नींद की क्वालिटी ख़राब हो जाना, मतलब आपको कोई टेंशन नहीं है जीवन में, आप जो नॉर्मल करते हो वही कर रहे हो, पर आपकी नींद की क्वालिटी ख़राब हो गई। या जैसे आप कहोगे कि पूरी रात वो सपनों में ही निकल गई, कुछ फ्रेश से नहीं उठे सुबह, या सुबह सुबह 3-4 बजे आँख खुल जाना, क्या करूँ, नींद तो पूरी हो गई, शरीर में अभी भी थकान है पर आँखों में नींद नहीं आ रही। ये वाली सारी चीज़ें आपको अराउंड 40s के आसपास होनी शुरू हो जाएंगी। मीनोपॉज हो के वेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, तभी से आप मान के चलो आप पेरी मीनोपॉजल में हो, यानी कि मीनोपॉज के आसपास की उम्र में आप हो। ये प्रॉब्लम सडनली शुरू होगी उन लेडीज़ की जिनकी हमने बच्चेदानी निकाल दी या अंडेदानी निकाल दी, हमने उसकी ओवरी निकाल दी, तो हमने सडन मीनोपॉज कर दिया। वो बंदी ऑपरेशन के बाद 1-2 महीने में ही दिक्कत करने लग जाएगी, जोड़ों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, गर्मी लग रही है। तो इसीलिए हम हर मरीज़ को जिसका हम ऑपरेशंस करते हैं उनको हम बुला लेते हैं, 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद आओ और एक बार 2 महीने के बाद चेकअप के लिए आओ। हर चीज़ के लिए दवाई इलाज नहीं है, कर भी नहीं सकते, इतनी दवाइयाँ खा भी नहीं सकते। 9-9 महीने प्रेगनेंसी में आयरन कैल्शियम खाया, अब आप नहीं खा सकते। आपको लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। एक प्रॉब्लम जो सब लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा वज़न बढ़ रहा है, बढ़ेगा। मीनोपॉज के बाद आपका कम से कम 2 से 4 किलो वज़न बढ़ेगा, उससे ज़्यादा बढ़ रहा है तो आप मोटे हो रहे हो, पर 2 से 4 किलो बढ़ना नॉर्मल है, बिकॉज आपके हार्मोन्स की जो कमी हुई है उसकी वजह से आंतों की मूवमेंट स्लो हो जाती है। जो भी आप खा रहे हो कुछ ज़्यादा ही फ़ैट एब्जॉर्ब करेगा। क्यों फ़ैट एब्जॉर्ब करेगा? बॉडी फ़ैट क्यों बनाएगी? क्योंकि ईस्ट्रोजन हार्मोन बॉडी में 2 जगह से बनता है, एक ओवरी से और एक फैट से। हमारा मोटापे की चर्बी भी ईस्ट्रोजन बनाती है। तो अगर आपकी ओवरी ने काम करना बंद कर दिया तो शरीर अक्लमंदी लगा करके मोटापे के फैट से ईस्ट्रोजन बनाएगा। इसलिए हम कहते हैं बहुत ज़्यादा मोटे हो जाओगे तो ईस्ट्रोजन रिलेटेड कैंसर्स हो जाएंगे। ईस्ट्रोजन की वजह से जो बॉडी में कैंसर्स होते हैं वो हो जाएंगे, मोटापे की वजह से मोटे मत हो। कहते सब में है सब मोटे। इसके बाद आपके पास एक प्रॉब्लम आती है, कुछ लोग कहते हैं विजाइनल ड्राइनेस हो रही है, सूखा सूखापन रहता है, पेशाब में दिक्कत होती है, खांसने पे अचानक से पेशाब 2-4 बूंद निकल जाता है, पेशाब का प्रेशर आया तो टॉयलेट तक पहुंच नहीं पाए, ऐसा लगता है कि बस निकल ही जाएगा। एक कारण होता है आपका इन्फेक्शन, एक कारण होता है अगर आप मीनोपॉज की एज में हो तो आपके हार्मोन्स की कमी। ये वाला जो सिम्टम्स होते हैं इसको हम यूरोजेनाइटल सिंड्रोम कहते हैं, जो कि मैडम भी बता रही थी। इसमें आपको दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी। आपको पेशाब से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो रही है, ड्राइनेस हो रही है, अचानक से धब्बा जाने लग गया, स्किन आपकी बहुत ड्राई हो जा रही है, इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। वो आपको लोकल क्रीम्स लगाने के लिए दे देंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मीनोपॉज के बाद ख़त्म, भगवान का नाम लो, भगवान पे ध्यान लगाओ। ऐसा ज़रूरी नहीं है, भगवान पे ध्यान पहले भी लगाना चाहिए। उसमें आपका ये है, पता नहीं, आई थिंक माई गाइनी फ्रेंड्स विल एग्री विद इट, कि हम लोग जो ओपीडी में देखते हैं ना, जितनी लेडीज़ को मीनोपॉज हो चुका होता है वो एक अलग लेवल की दबंग बन जाती हैं। एंड होना चाहिए। छोटी छोटी बच्चियाँ डरी सहमी घूमती रहती हैं, स्कूल की लड़कियाँ डरी सहमी घूमती रहती हैं, शादी हो गई तो डरी सहमी घूमती रहती है। मीनोपॉज के बाद भगवान जाने कैसे
सारी औरतों में लगता है बिगाड़ ले जो कोई बिगाड़ सकता हो। मैं देखती हूँ वो एटीट्यूड सब में हमेशा होना चाहिए, बट मीनोपॉज में होता है। ये तब होगा जब आप ये समझोगे कि ज़िंदगी का काम सिर्फ माहवारी नहीं है। सिर्फ माहवारी है तो आप हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो घर के लिए, परिवार के लिए, अस्पताल के लिए, सोसाइटी के लिए। तो हमें मीनोपॉज का अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है कि भाई पता नहीं क्या बीमारी हो गई, ठीक है। और हार्मोन्स की बात आ रही है जो इस बार उसमें हार्मोन्स के लिए बोला गया है कि हार्मोन की थेरेपी देनी है। आप लोग देखोगे बहुत सारे लोग, बहुत सारे डॉक्टर्स, हम लोग भी बहुत ज़्यादा हार्मोन्स नहीं देते हैं। ये हार्मोन जैसे कि मैडम ने बताया बॉडी में बहुत जगह पे इसके रिसेप्टर्स होते हैं। इन हार्मोन्स को अगर हम बिना सोचे समझे दें, जिस मरीज़ में कैंसर हो सकता है उसमें कैंसर के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये नहीं कि इन दवाइयों से कैंसर होता है, पर लेट्स से आपकी फैमिली हिस्ट्री चल रही है कैंसर की, फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, किसी को ओवेरियन कैंसर है, और उसको हमने बिना सोचे समझे दवाइयाँ हार्मोन्स की दे दी, तो आपकी ये प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट हो जाएगी, लेकिन पता चला ओवरी का कैंसर हो गया। तो इसलिए ये वाली दवाइयाँ आप अपने आप से ना लेकर के डॉक्टर से समझ के लेंगे। इसके हार्मोन्स के अलावा बेसिक दवाइयों से भी बहुत सारे इलाज हैं, जो बहुत सारी हमारे पास दवाइयाँ हैं। डे टू डे लाइफ में हमें क्या करना है? योगा करना है, योगा करना है, वेट लिफ्टिंग करनी है। हम लोग सोचते हैं लेडीज़ की वेट लिफ्टिंग करेंगी, करनी है। वो जो तुम लोग सोचते हो ना बुढ़ापे में बेटा वो ज़रा पिप्पा निकाल दियो, ज़रा वो ऊपर से अलमारी से सामान निकाल दियो, नहीं, खुद से करना है। क्यों? क्योंकि जो थोड़ा बहुत 10-15 किलो नहीं उठाना है, 1-1, 2-2 किलो का भी जो आप वज़न उठा रहे हो उसको वेट बेयरिंग एक्सरसाइज कहते हैं। क्योंकि अब आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन नहीं है, तो आपकी छोटी छोटी एक्सरसाइजेस से ही आपका कैल्शियम ज़बरदस्ती हड्डी में घुसेगा, रमेगा उसमें। तो कैल्शियम डिपॉजिशन के लिए वेट बेयरिंग एक्सरसाइज चाहिए। अब सारी औरतें जिम तो जाएंगी नहीं, मैं कितना भी बोल दूँ कोई भी नहीं जाएगा, मैं भी नहीं जाती। तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो आप जो सामान घर का रूटीन काम कर रहे हो उसमें भी जो आप वज़न उठा रहे हो वो आपको हेल्प करेगा। इतना भी नहीं कि कमर तोड़ लो, बट नॉर्मल 1 किलो 2 किलो जो आप सब्जियां खरीद के लेके आ रहे हो या जो आप वॉकिंग कर रहे हो वो सब आपको करनी है। योगा जब आप करते हो, योगा बाबा रामदेव वाला नहीं योगा करना है, ब्रीदिंग वाला जो सांस लेने वाला योगा करना है, सिंपल योगा करना है। उससे आपके जो गर्मी वाले सिम्टम्स होते हैं ना, अचानक से गर्मी, अचानक से सर्दी, ये टेम्परेचर सेंटर्स कंट्रोल हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी बिना दवाइयों के ठीक हो जाएंगी। तीसरा, खाने में मैडम ने इतनी सारी चीज़ें बताई, सब लोग मानेंगे अलसी खाना है, जवार, बाजरा होता था ना पहले, खाते थे ना, गांव में खाते थे, इस सब की रोटियां, बाजरे की खिचड़ी, वो आपको खानी है हफ्ते में कम से कम 1 से 2 बार। आलू बुखारे कोई भी नहीं खाता, सबको खाने चाहिए। जामुन, इन सब में एंटीऑक्सीडेंट्स है। जैसे हम लोग कहते हैं ना जानवरों में ईस्ट्रोजन है, ऐसे ये प्लांट का ईस्ट्रोजन है, इसको फाइटो ईस्ट्रोजन कहते हैं समझाने के लिए। तो हम अपना ईस्ट्रोजन की दवाइयाँ नहीं खा रहे हैं, तो इन दवाइयों से, इन खाने की चीज़ों से भी हमारी सेहत पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो अगर हम अपने खाने में जो अलसी के लड्डू खा रहे हैं, तिल खा रहे हैं, वो सब जो आप खाओगे, खाने में चेंजेस करोगे, फ्रूट्स खा रहे हो, इन सब में उस प्लांट के हार्मोन्स हैं जिससे हमें फ़ायदा हो जाएगा और हमें दवाइयों पे नहीं आना पड़ेगा। दूध लेना है, दही लेना है, पनीर लेना है। किसी को कोई क्वेश्चन है क्यों हो रहा है मीनोपॉज? अंडे दाने में अंडे ख़त्म हो गए तो हार्मोन्स बनने भी बंद हो गए, तो माहवारी आनी भी बंद हो गई। बट अगर किसी के पैदाइशी अंडे कम है तो उसका जल्दी मीनोपॉज हो जाएगा ना, तो उन वालों में ये बीमारी बहुत जल्दी होनी शुरू हो जाएगी। तो हम कहते हैं कि 40 ईयर्स से पहले अगर महीना बंद हो रहा है तो कहीं ये मीनोपॉज तो नहीं है, तब हमें डायग्नोस करने के लिए टेस्ट करने पड़ेंगे और फिर हमें उसको HRT की हार्मोन्स की टैबलेट्स देनी पड़ेंगी कि भाई कम से कम 40 साल तो आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो शरीर को बहुत नुकसान होगा। बट अगर 27 की ईयर्स में हमें माहवारी कम आ रही है या 1 दिन के लिए आ रही है, तो 2-4 चीज़ें हो सकती हैं। हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हम इंडिया में रह रहे हैं, कि कहीं ट्यूबरक्लोसिस या TB की बीमारी तो नहीं हो रही है। कभी कभी होता है हमारे खान पान की इतनी ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, उसकी वजह से भी आपको माहवारी कम होती है। एनीमिया होता है तब भी माहवारी कम होती है। थायराइड की कोई प्रॉब्लम होती है या प्रोलैक्टिन करके एक हार्मोन होता है, उसकी भी, तो हमें ये नॉर्मल नहीं मानेंगे, हम इसका टेस्ट कराएंगे, उसके दवाइयाँ हैं हम वो दे देंगे जो कि शॉर्ट टर्म चलती हैं, 2 महीने 3 महीने,
एंड वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं, ठीक है। बट हाँ, 1 दिन की माहवारी हम नॉर्मल नहीं मानेंगे, मिनिमम 2 दिन की तो होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप कभी भी टेस्ट करवा सकते हैं, तो टेस्ट हो जाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली दवाइयाँ हो जाएंगी, ठीक। बट अगर टर्नर सिंड्रोम है, हम मीनोपॉज तब भी उसमें कहेंगे 1 साल का माहवारी जो बंद हो गई उसके बाद हो रहा है, पर इतनी जल्दी नहीं महीना बंद होना चाहिए, फिर हमें दवाइयाँ देनी ही पड़ेंगी। हम उसको ये सब नहीं समझाएंगे कि खाने में ये करो, योगा करो, ये करो। 40 साल से पहले तो दवाइयाँ देनी ही देनी पड़ेंगी। किसी को कुछ, प्रियंका को कुछ पूछना है? पहले बहुत रैम्पेंटली हम लोग हार्मोन थेरेपी यूज़ कर रहे थे, देन बिकॉज ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स, और वो भी साइड इफ़ेक्ट्स लाइक कैंसर, तो ये एकदम से बंद हो गई। तो अभी की जो जनरेशन गायनेकोलॉजिस्ट की है, वो लोग डरे हुए हैं कि नहीं हार्मोन्स नहीं देना, हार्मोन्स नहीं देना, हार्मोन्स नहीं देना। बट द एक्चुअल स्टोरी इज़ कि किसी भी महिला को, आपको किसी को भी मीनोपॉजल सिम्टम्स आ रहे हैं, तो वी स्टार्ट विद लाइफस्टाइल चेंजेस करो। फिर हम बेसिक वाली, जैसे कि हमारे पास बहुत सारी बेसिक दवाइयाँ हैं, हम वो देते हैं। अगर मरीज़ को उससे भी नहीं रिलीफ हो रहा है, देन हमें देखना होता है कि मरीज़ में ये प्रॉब्लम्स तो नहीं हैं, एंड देन वी कैन गिव HRT। मतलब हाँ, मतलब ऐसे जो खुले धड़ल्ले से कोई भी लिख रहा है, वो वाली चीज़ अभी भी नहीं होनी चाहिए। देन हम लोग खाने में, बिकॉज ईस्ट्रोजन एनाबॉलिक स्टेरॉइड है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड मल्टीप्लिकेशन करेगा तो वो कैंसर का कहीं ना कहीं इंसिडेंस बढ़ाएगा, ब्रेस्ट कैंसर, यूट्राइन कैंसर, ओवेरियन कैंसर, सारे कैंसर्स का बढ़ाएगा। बट वो पॉजिटिव फ़ायदा देता है, हार्ट अटैक से कम कर रहा है, कोलोन कैंसर कम कर रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस कम कर रहा है। सो नाउ किसी को भी HRT शुरू करने से पहले एक सेट ऑफ स्क्रीन ऑफ टेस्ट है कि मैंने सारी चीज़ें दे ली, अब ये काम नहीं कर रही है, महिला को अभी भी दिक्कत हो रही है, तो वो सेट स्क्रीन मेरे को कराने हैं, वो टेस्ट मुझे कराने ही कराने हैं। जैसे कि मैं मैमोग्राफी कराऊंगी देखने के लिए कि कहीं कुछ वो तो नहीं है, फैमिली हिस्ट्री में कहीं कोई कैंसर तो नहीं है, या मैं अल्ट्रासाउंड कराऊंगी कि कहीं ओवेरियन कैंसर तो नहीं है, मेरे हार्मोन देने से कैंसर बढ़ तो नहीं जाएगा। तो वो स्क्रीनिंग कराने के बाद हम देते हैं 1। सेकेंड, हम लोग बहुत शॉर्ट टर्म के लिए देते हैं। हम लोग 2 साल खा लो, 3 साल खा लो, वो नहीं दे रहे हैं। इट्स लाइक 2 महीने, 3 महीने। अगर हमें किसी महिला को देना पड़े, बिकॉज हम हर बंदे में कैंसर स्क्रीन, हर तरह का कैंसर नहीं स्क्रीन कर सकते, पर 2 या 3 महीने देने से कैंसर का रिस्क भी नहीं बढ़ रहा है, तो वो हम दे सकते हैं। थर्ड, मैं चाहूँगी कि जहाँ का सिम्टम हो रहा है हम हार्मोन वहीं पे दें। मैं ऐसी कोई दवाई क्यों दूँ जो पूरे शरीर में फैलेगी, मैं दवाई वहीं पे दूँ जहाँ पे मुझे ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल वेजाइनल ड्राइनेस है तो मैं लोकल ईस्ट्रोजन क्रीम दूँगी। पैचेस हैं, जैसे हम बिंदी है, ये भी एक तरह का पैच है, ऐसे दवाइयों के भी पैचेस आते हैं, ऐसे ईस्ट्रोजन का भी पैच आता है। तो ईस्ट्रोजन का पैच कौन सा है, किस साइज़ का है, कहाँ पे एग्जैक्टली लगाना है, बट वो बहुत कम डोज देगा। तो हमारे पास वेजाइनल पेसरीज हैं, बच्चेदानी के रास्ते पे रखने की दवाइयाँ हैं हार्मोन्स की। तो अगर मैं वहाँ वो दवाई दे देती हूँ, वो सिर्फ यूट्रस में काम करेगी, वो पूरी बॉडी में जाएगी ही नहीं, तो साइड इफ़ेक्ट करेगी ही नहीं। खाने की गोली हमारी सबसे लास्ट ऑप्शन होती है, बट वो ऐसे नहीं किसी को भी उठा के दे दिया। टेस्ट करो, स्क्रीन करो, एंड फिर जाओ जाके खाते रहो, ऐसा नहीं होता। हर महीने आओ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हर महीने आओ, उस तरीके से होता है। आप लोगों को अजीब लगेगा कि पर हमारे पास मरीज़ ऐसे भी आए हैं कि भाई पेट में हवा घूम रही है, गैस बन गई है, बहुत दर्द हो रहा है, एंड आई एम तो मीनोपॉजल। एंड जब हमें चेकअप किया, ये तो बच्चे का सर है जो बाहर आ रहा है, टर्म हो गई, डिलीवरी हो रही है। लाइक नहीं अजय, नहीं का क्या मतलब है, तुम्हारे पेट से ही आ रहा है, तुम्हारा ही बच्चा है। तो ये होता है। तो सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि कहीं प्रेगनेंसी वाला सीन तो नहीं है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। अगर आप कुछ गर्भ निरोधक यूज़ कर रहे हैं, कोई परमानेंट नसबंदी हो गई है, तो वो वाली टेंशन हट जाती है। बट अदरवाइज वो प्रेगनेंसी टेस्ट का वो करना पड़ेगा। आपको 2 का 4 महीने में आएगा, फिर 6 महीने में आएगा, ग्रेजुअली होगा। अगर आपको कोई बीमारी की वजह से माहवारी रुक रही है, तो आपको कुछ समय में कुछ ना कुछ लक्षण आने लग जाएंगे, कुछ ना कुछ। आपको बुखार आने लग जाएगा, आपको गंदा पानी जाने लग जाएगा, आपको अलग से कमर दर्द होने लग जाएगा, आपको वो चीज़ बहुत नेचुरल नहीं लगेगी। तो आप अच्छा कुछ कन्फ्यूजन, कुछ भी आपको कन्फ्यूजन है, तो आप डॉक्टर से तो कभी भी मिल सकते हैं। 1 साल के बाद डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है ऐसा भी नहीं है। आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप मिल सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कभी कभी हम कहते हैं कि 1 साल अगर आपका माहवारी रुक गई और उसके बाद आपको ब्लीडिंग हुई,
उसको हल्के में मत लीजिए, वो कैंसर का लक्षण हो सकता है। तुरंत आकर के दिखाइए। तो कभी कभी हम वो कट ऑफ 6 महीने भी कर देते हैं कि आपकी मीनोपॉज की उम्र हो गई, 6 महीने महीना बंद है और फिर स्पॉटिंग हुई, धब्बा गया, आके चेक करा लो कहीं क्योंकि खुदा ना खास्ता कैंसर हुआ तो इतनी अर्ली स्टेज में होगा कि हम उसका इलाज कर सकते हैं, अदरवाइज़ कुछ नहीं। और कुछ भी डाउट हो तो वो तो आप कभी भी आ सकते हैं।